अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। हम इस लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल, उसके बाद आयोनाइजेशन देखेंगे हम एनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी आयोनाइजेशन को हम देखेंगे। फिर उसके ऊपर आयोनाइजेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसको हम देखेंगे, और उसके बाद हम उसका पीरियोडिक ट्रेंड, और हम उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड में हम लोग देखेंगे कि उसका ग्रुप के अंदर क्या इफेक्ट होता है और पीरियड्स के अंदर क्या उसका इफेक्ट है, और लास्ट के अंदर हम एक्सेप्शनल केसेस इसके अंदर कुछ एनोमलस बिहेवियर और इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो यहाँ इस लेक्चर के अंदर जो आयोनाइजेशन के रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी अगर एटम होता है तो उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स के साथ अटैक किया होता है। इसको जिनके दरमियान जो फोर्स होती है इसको हम बोलते हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में है, इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, अटैक किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, उसको आयोनाइज करने के लिए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने के लिए, तो आपको उसकी अट्रैक्शन से उसको लीव करवाने के लिए आपको बैक से क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वो इसकी अट्रैक्शन से यहाँ से क्या हो जाए, वो हम लोग निकाल पाएँ। तो वो वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप लोग इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दे रहे हैं इसको, उस वाली एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से एक वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए जी, अगर हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो वहाँ पर उस सॉलिड फॉर्म में तमाम के तमाम एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। तो हमें किसी एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी का नहीं पता चलेगा। हम जो एनर्जी वहाँ पर दे रहे होंगे वो एनर्जी उसको मेल्ट करने में यूज़ हो रही होगी, वो उसको जो है गैस फॉर्म के अंदर लेके जानी, कन्वर्ट करने में यूज़ हो रही होगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको आइसोलेट करना है, उसको एटम को सेपरेट करना है। और वो सेपरेट किस फॉर्म में होगा, जब वो किस में आएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा। तब हम उसको एनर्जी देंगे, उस एनर्जी में हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से लीव करेगा और जितनी एनर्जी हम देंगे उसको हम उसकी क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं यूँ आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और मैंने देखना है कि एक स्टूडेंट का नाम हमारे पास रियान है और हमने देखना है कि वो रियान कितना खाता है। अब हम ये नहीं करेंगे कि वो चीज़, हम कोई चीज़ लेके आएँ और वो सारे 10 स्टूडेंट के सामने रख दें, हम कहेंगे ये आप लोग खाना शुरू कर देंगे। अब सारे जब स्टूडेंट उसमें से खा रहे होंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वो रियान ने कितना खाया। अगर मैंने रियान कितना खाता है उस एक रियान को चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको पहले आइसोलेट करूँगा, उसको मैं वहाँ से उन 10 से सेपरेट करूँगा और उसके सामने वो चीज़ रखूँगा। मैं कहूँगा अब खाओ। अब वो जितना खाएगा हमें पता चल जाएगा इसके खाने की एबिलिटी, इस खाने की इसकी एनर्जी, यानी कि वो इतनी खा सकता है। इसीलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, उस एटम को आइसोलेट करना पड़ता है, और आइसोलेट किस फॉर्म में होता है, गैसी फॉर्म में आता है। फिर हम एनर्जी देते हैं और उससे हमें पता चलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कितनी है। उम्मीद है कि आप ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो मैंने बताया कि उसके लिए जो आप एनर्जी देंगे वो हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी आप देंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल से, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये यहाँ पर जो प्लस साइन जो बता रहा है, ये पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन है वो हमारे पास ये क्या है, एंडोथर्मिक है। तो याद रखिएगा आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो एक्सोथर्मिक नहीं होता। इसमें हमेशा हमें हीट देनी पड़ती है, इसमें हीट रिलीज नहीं होती। यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास ये जो किलो जूल पर मोल भी इसका यूनिट होता है जी, किलो कैलोरी पर मोल भी होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। जब आप यही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर दे रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही बोलते हैं, और उस वक्त हम जो यूनिट ले रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे होते हैं।
जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो तकरीबन 96.48 किलो जॉल पर मोल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 96.48 किलो जॉल पर मोल के इक्वल होता है। तो इसके बाद है जी, हमने ये डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया, एग्जांपल देख लिया, यूनिट देख लिया। उसके बाद हमने देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई हमारे पास ऐसे एटम है जिनके वैलेंस शेल के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब उनकी हमने आयोनाइजेशन करवानी है, तो वो कैसे करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैं इसकी आयोनाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 यानी 2 4 6 10 और 12 इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि 12 होने की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। इसके फर्स्ट शेल के अंदर जो है यानी न्यूक्लियस है, उसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो सेकंड हमारे पास शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो थर्ड जो आखिरी शेल है इसके अंदर 1 और यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये है और एक ये है। अब हमें ने यहाँ से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनको 1 बाई 1 क्या करना है, रिमूव करवाना है, क्योंकि हमें इसमें जो एनर्जी देते हैं उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में नहीं निकल सकते, हमें एक एक करके निकालना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से मैग्नीशियम को जो हमारे पास न्यूट्रल था, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज करें हमने निकाल दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल गया तो बाकी हमारे पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर गया। उस दौरान हमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो 738 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह अगर हमने इस पॉजिटिव जो कटाइन है इसमें से हमने एक और इलेक्ट्रॉन यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, निकाल दिया, तो उस दौरान हमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो कितनी देनी पड़ती है जी, 1451 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब अगर देखें तो फर्स्ट के लिए हमें सिर्फ 738 देनी पड़ी और सेकंड के लिए हमारे पास कितनी देनी पड़ी है, 1451, यानी कि उससे दुगना हो गई है। हुआ ये कि जब एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से रिमूव किया तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि अब प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 12 हो गए थे और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने रह गए थे, हमारे पास 11 रह गए थे। तो जब हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम थे तो प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थी वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए जो सेकंड एनर्जी की वैल्यू होती है वो जो हमारे पास फर्स्ट से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं सेकंड एनर्जी। इसी तरह अगर हमने यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, अब ये दूसरे शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास जिसका ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, तो उसके लिए हमें जो है 7733 हमें क्या करनी पड़ती है जी, किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप देखें ये इसका दुगना भी नहीं हुआ, तकरीबन इसका 3 गुना हो गया। इसका मतलब ये है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल रहे हैं ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में से हमें निकालने पड़ रहे हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ रही है। इस तरह फोर्थ के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ये देखें कि बहुत ज़्यादा हमारे पास 10,000 के अंदर चली गई है। इट मीन कि हमारे पास जैसे जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे वैसे वैसे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना प्रोटॉन ने उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से पकड़ा होगा, उतना हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ज़्यादा हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सेकंड से कम होती है और सेकंड की थर्ड से कम होती है और थर्ड की फोर्थ, इस तरह हमारे पास चलता रहता है। रीज़न मैंने बता दी, ड्यू टू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब रिपल्शन हो रही थी वो भी कम, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जी हमारे पास फैक्टर किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में क्या फ़र्क है? सबसे पहले जब मैंने आपको ये पीरियोडिक ट्रेंड वाला जो मैंने आपको बताना शुरू किया था तो मैंने 3 आपको वहाँ पर फैक्टर बताए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो उसमें मैंने इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बड़ा डिटेल के साथ स्टडी किया था, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर हम इसको ज़रा दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है कि हमारे पास ये होता है जी, यहाँ पर एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पर ये क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है और यहाँ पर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन यानी इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं।
यानी कि वो कहते हैं कि हमें अट्रैक्ट करो, आप इसे अट्रैक्ट ना करो, यानी शील्ड करते हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को यहाँ तक पहुँचने के दौरान क्या करते हैं, शील्ड करते हैं कि आप यहाँ तक रहो, इससे आगे ना जाओ। तो वो जितना शील्ड कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा शील्ड कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ये वाला शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होगा उसमें से वो जो इफेक्ट कम का हो रहा होगा। और जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव असल में वो वाला न्यूक्लियर चार्ज होता है जो एक्चुअल में ये वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहुँच रहा होता है। यानी टोटल में से कुछ यहाँ से क्या हो गया, कम हो गया, बाकी जो बचा उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव असल में क्या होता है, जितना न्यूक्लियस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब जितना ये वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगी, उतना हमें ज़्यादा जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। इसका मतलब ये होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक दूसरे के क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यानी कि हम इसको लिखेंगे जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा, उतनी हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। साइज़ ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि जितना साइज़ बड़ा होता है किसी एटम का, जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो हमारे पास, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। सपोज करें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये जैसे जैसे एक दूसरे से करीब थे तो यहाँ पर इनके दरमियान मैक्सिमम अट्रैक्शन थी, जैसे जैसे ये दूर हो रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा होगा, इनके दरमियान अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उतना यहाँ से इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही है, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस वाले इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा जितना साइज ऑफ एटम ज़्यादा, उतना हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी जी, कम होगी। उसके बाद अगर हम देखें शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था आपको कि असल में इंटरवेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम कर देते हैं। उस वाले इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जितना शील्डिंग इफेक्ट यानी इंटरवेनिंग इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, उतना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम पहुँचेगी। जितनी कम पहुँचेगी उतनी हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। इसका मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, उतनी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पर शील्ड ज़्यादा हो रही है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम पहुँच रही है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम पहुँचने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, ईजी है, बड़ा कम एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको स्टेबल तब ही होते हैं जब या तो वो हमारे पास हाफ फील्ड हों, या तो वो क्या हों, हाफ फील्ड हों, या हमारे पास वो क्या हों जी, फुल फील्ड हों। अगर तो वो हमारे पास हाफ फील्ड की बात अगर हम बात करें तो हाफ फील्ड जो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाफ फील्ड ये 1 होगा। पी के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं तो यहाँ पर P3 होगा। डी के अंदर मैक्सिमम 10 होते हैं तो D5 होगा। और एफ के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, 14 होते हैं तो यहाँ पर 7 होगा। अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है उसके अंदर हमारे पास ये S1 आ रहा है या P3 आ रहा है या D5 आ रहा है तो S7 यानी हाफ फील्ड हमारे पास ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। और जितना ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पास स्टेबल होती है, याद रखिएगा, जितनी कोई चीज़ ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगी, जितना ज़्यादा कोई चीज़ स्टेबल होती है उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टेबल मतलब वो उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा है, वो नहीं चाहते कि यहाँ से मेरे से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन वो नहीं चाहते निकले तो इसका मतलब यह है कि हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए होगी उसको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए। तो ये भी बात याद रखनी है कि जितना कोई चीज़ हम लोग इससे जो आयनाइजेशन एनर्जी की हम जब एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे लास्ट में मैं बताऊंगा कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, इसका मतलब उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ से हम लोग ये रिलेशन भी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, फुल फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन जो एस के अंदर 2 हों, पी के अंदर हमारे पास 6 हों, डी के अंदर हमारे पास 10 हों, या एफ के अंदर हमारे पास क्या हों, 14 हों। अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है वो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत 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 ज़्यादा होगी। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो पहले स्टेबल है, उसको हमें वो नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूँ, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत क्या होगी, ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है एस की बात, एस
P होता है, D होता है और क्या होता है F होता है। हमारे पास कुछ तरह का केस है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 4s1 में पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन 4p1 में है और एक हमारे पास 4d1 है और एक हमारे पास क्या है 4f1 है। कोई एक एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है हमारे पास, और उनमें हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आ रही है 4s1, एक की आ रही है 4p1, एक की आ रही है 4d1 और एक की आ रही है 4f1। हमें कहता है कि इन चार एलिमेंट यानी A, B, C और D, इन चार एलिमेंट से मुझे इससे बताएं मुझे कि किस एलिमेंट की जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सबसे कम है या किसकी सबसे ज़्यादा है। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल में याद रखिएगा कि जो 4 4 4 यानी कि ये सारे के यानी ऑर्बिटल ये 4 बता रहा है कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो असल में किस में आ रहे हैं जी, 4 शेल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि चौथे शेल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। तो याद रखिएगा जो 4s होता है, s जो होता है ऑर्बिटल, ये वाला हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होता है, सबसे करीब न्यूक्लियस के करीब ये होता है, उसके बाद p होता है, उसके बाद d होता है, उसके बाद फिर f होता है। s क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है तो s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। इसके अलावा ये हमारे पास इसकी शेप भी डिफाइन करती है। s की शेप स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होने की वजह से उसको हर तरफ से अट्रैक्शन जो होती है वो बिल्कुल एक जैसी मिल रही होती है, जिसकी वजह से s के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन में से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर 4s 4p और 4d है तो हमारे पास क्या होगा, 4f है, तो ये अगर 1 1 है तो हम कहेंगे कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 4s पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है। उससे कम हमें 4p में निकालने वो भी नहीं, और उससे कम हमें 4d और सबसे कम हमें 4f से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। सबसे कम, फिर मुझसे पूछे सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे कम जो है लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसके लिए होगी, इस D के लिए, और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी हमारे पास, इस A के लिए होगी। सबसे ज़्यादा हमारे पास मोस्ट आयोनाइजेशन या मोर आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसके लिए होगी हमारे पास, इस वाले जो हमारे पास S के लिए होगी। तो हमने इस लेक्चर के अंदर अभी ये डिस्कस किया है, यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि फैक्टर किन किन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन फैक्टर्स को। आपने याद रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतना हमारे पास जो है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा, जितना साइज ऑफ एटम ज़्यादा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम, जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी तरह नेचर ऑफ ऑर्बिटल अगर S के अंदर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और अगर F के अंदर है तो उसकी कम से कम होगी। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक जो है हमारे पास ट्रेंड, हम ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड क्या होता है। जी तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने फैक्टर के बाद अब हम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम लोग ग्रुप की अगर बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम एक फैमिली का नाम देते हैं। जैसे अल्कली मेटल, ग्रुप 1 ए वाले को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 ए वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इस तरह ग्रुप 7 ए वाले को हम हेलोजेन्स बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास बोरॉन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है, इस तरह नोबल गैसेज हैं। ये सारी की सारी एक फैमिलीज हैं। और फैमिली को इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट होते हैं उनकी तकरीबन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तकरीबन क्या होती हैं, तमाम के तमाम जो उनके केमिकल रिएक्शन वो सारी की सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। इस वजह से हम उनको एक फैमिली का नाम देते हैं। तो अगर हम ग्रुप में बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो फैक्टर पढ़े थे उसमें आप ये दोबारा इसको रिवाइज करें कि साइज जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। इस तरह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। शील्डिंग इफेक्ट का इन्वर्स रिलेशन है। ये सारा आपको फैक्टर अगर अब प्रीवियस हमने डिस्कस किए थे। अब अगर हम लोग ग्रुप 1A की बात करें तो इसमें हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इसके बाद रुबिडियम आना है, उसके बाद नीचे सीजियम आना है। इस तरह से 100 होना हमारे लोग नीचे चाहते हैं। अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे पास 1s2 और 2s1 आता है, यानी कि उसके अंदर 2 शेल हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंदर क्या है जी, 3 शेल हो गए हैं। लिथियम के बाद जो सोडियम आया ग्रुप के अंदर उसके अंदर 1 2 और क्या हो गया, 3 शेल हो गए, 1 2 और 3 शेल हो गए। पोटाशियम के अंदर जो हमारे पास क्या हो गया, 1s2। इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए तो 1 2 3 और 1 क्या हो गया, 4। इस तरह आगे रुबिडियम के अंदर क्या होंगे, हमारे पास 5 शेल होंगे। इस तरह सीजियम के अंदर हमारे पास क्या होंगे, 6 शेल होंगे। तो आपको पता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं,
तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी शेल के अंदर तो सेम S1 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 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इसका मतलब इन सारों की जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारों की क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहा है तो शेल बढ़ने की वजह से इनका साइज बढ़ रहा है। तो जब साइज बढ़ता है तो आपको पता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या होती है, कम होती है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। साइज बढ़ने की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, साइज बढ़ने की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही है, इस वजह से भी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम। अब शेल ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शेल बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये सारे फैक्टर जो अब आप लोग इसके साथ लिख देते हैं, आप कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू विच एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होती है, इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। इस तरह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास जैसे जैसे हम लोग जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो कम हो रही है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स उसमें आने की वजह से, शेल बढ़ते जाने की वजह से। तो हमें बताया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इस तीनों फैक्टर की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है, इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा, हमें एक फैक्टर तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी इसका मतलब वहाँ की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब न्यूक्लियस अट्रैक्शन डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखा सारी रिलेशन को हम लोग इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह मैं अगर ग्रुप 2 की बात करता हूँ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो बेरिलियम के अंदर जो हमारे पास 2 शेल्स हैं, मैग्नीशियम के अंदर हमारे पास क्या हो गए हैं जी, 3 शेल हो गए हैं। इस तरह कैल्शियम के अंदर हमारे पास क्या हो गए हैं जी, हमारे पास 4 शेल हो गए हैं। इसके तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद जिस तरह हमारे पास नीचे स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम, रेडियम के अंदर जाएंगे तो हमारे पास शेल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब शेल बढ़ते जाएगा यानी साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जल्दी इफेक्ट बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात की तो अगर हम लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए हमें 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सोडियम से निकालते हैं तो वो 496 देनी पड़ रही है। इस तरह पोटेशियम से निकालते हैं तो 419 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास 403 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। इस तरह सीजियम से इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाला तो उसके लिए हमें 375। तो आपने देखा है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 520, फिर 496, 419, फिर 403, 375, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो टॉप टू बॉटम आने से क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास उस आप यहाँ से कोई एग्जाम्पल इस चीज़ को यहाँ से कोड कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हमारे पास क्यों हमारे पास ये 1A के जब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी और इस 2A का कंपेयर करते हैं 1 और 2 का, तो हमारे पास जो 1A वाले होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और 2A वालों की यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न क्या है? हालांकि अगर आप देखें हमने जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की थी तो ये जो S के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और S के अंदर 1 है यानी हाफ फील्ड है, यहाँ पर भी S के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, हाफ फील्ड है। S के अंदर यहाँ पर फुल ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि फुल फील्ड है, तो ये भी स्टेबल है हाफ फील्ड होने की वजह से, ये भी स्टेबल है फुल फील्ड होने की वजह से। लेकिन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये है कि बेटा कि जो हमारे पास जब S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में से निकालना क्या होता है, ईजी होता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपस में जब 2 इलेक्ट्रॉन जाती हैं तो उनमें एक दूसरे के इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, एक बैंडिंग फोर्स आ जाती है। अगरचे वो बहुत कम होती है लेकिन एक बैंडिंग फोर्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाती है, एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे का अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इन 2 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपने निकालना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट भी किया जा रही है। लेकिन इसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने निकालना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसान से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई और अट्रैक्शन वाली फोर्स नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे पास जो ऐसे वाले तमाम के तमाम एलिमेंट जिनके अंदर S2 आ रहा था यानी कि जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट हैं उनकी जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किसके साथ, 1A के साथ। वजह यह है कि उसके अंदर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है और इस 1A के बारे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको निकालना क्या होता है हमारे लिए आसान होता है। होप सो कि ये आपको इस तरह कोई भी ग्रुप आप ले लेंगे, आप हैलोजेंस वाले ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लें,
जिस कोई भी आप ग्रुप लेंगे तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो यही उनकी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि हमारे पास आयोनाइज्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स के अंदर इसका क्या होता है, ट्रेंड होता है। चलिए उसको आप स्टार्ट करते हैं।